डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग एंड अनीलिंग। इस चैप्टर के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेन हार्डनिंग, और जिसको कोल्ड वर्किंग भी कहते हैं, और सेकंड है अनीलिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग, ठीक है। कोल्ड वर्किंग मीन कि आप किसी मेटल के ऊपर या अलॉय के ऊपर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर उसके ऊपर वर्क करें, उसको डिफॉर्म करें, तो उसको कोल्ड वर्किंग कहते हैं। Strain hardening or cold working is the process in which strength and hardness of the metal or alloy increases through plastic deformation। कि आप मेटल के या अलॉय को उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करें, उसके बार बार उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करें तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये कैसे इंक्रीज़ होगी, इसके लिए थोड़ा सा अगर आप हमने पहले किया हुआ था डिसलोकेशंस वाला टॉपिक। हमने देखा था कि डिसलोकेशंस को मूव करना जितना मुश्किल होता है उतना मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जितना अगर डिसलोकेशन इजीली मूव कर जाती है तो वो मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो इजीली डिफॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली स्ट्रेन हार्डनिंग या कोल्ड वर्किंग में हम ये करते हैं कि जब आप मटेरियल के ऊपर वर्क करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिसलोकेशंस इंक्रीज़ हो जाएंगी। मीन के देयर विल बी मोर डिसलोकेशंस जो कि इसके अंदर फॉर्म होंगी, और जब नंबर ऑफ डिसलोकेशन ज़्यादा हो जाएंगी और जब आप मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, तो उससे वो डिसलोकेशंस वो मूव करने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो खुद ही एक दूसरे को पिन करेंगी, ठीक है। these dislocations are pinned और टैंगल्ड, कि वो खुद ही एक दूसरे को पिन करेंगी। जिस तरह ये ले लें कि अगर एक रूम में बहुत ज़्यादा लोग हों तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनस हों तो उनकी मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। अगर रूम में कम लोग हों तो इजीली मूव कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा पर्सनस हों तो उनकी मूवमेंट मुश्किल हो जाती है, वो खुद ही एक दूसरे को रोकते हैं। इस तरीके से जब आप मटेरियल में कोल्ड वर्क करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ डिसलोकेशन इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो वो जब आप उसको बाद में जब आप फोर्स लगाएंगे तो वो डिसलोकेशंस खुद एक दूसरे की मूवमेंट को रोकेंगी। जब वो मूवमेंट को रोकेंगी तो वो फिर हम ऑटोमेटिकली इस मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप कोल्ड वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें स्ट्रेंथ तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन उस मेटल की या अलॉय की डक्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। मीन कि वो डक्टाइल से वो ब्रिटल बन जाती है। और ब्रिटल मटेरियल में ये होता है कि जब उनके ऊपर अब ज़्यादा स्ट्रेस, उनमें ब्रिटल मटेरियल्स में इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। कि जब उनके ऊपर आप स्ट्रेस ज़्यादा लगाएंगे तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके वो ब्रेक हो जाएंगे, मतलब वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होंगे, लेकिन वो एक खास स्ट्रेस पे जाके वो ब्रेक हो जाएंगे। जिस तरह ये सिरामिक मटेरियल्स होते हैं, लाइक जो हम कप यूज़ करते हैं, बर्तन हम यूज़ करते हैं, कि वो उनमें डिफॉर्म नहीं होते। गिलास है, गिलास डिफॉर्म नहीं होता, लेकिन जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि जो मेटल्स हैं जब उनके ऊपर आप ज़्यादा कोल्ड वर्क करें उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाती है। ये तो एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वो ब्रिटल बन जाती है। और ब्रिटल बनने के बाद जब आप बाद में उस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो वो फिर टूट जाएगी। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई वायर लें, मेटल की वायर लें, और उसको आप बार बार बेंड करें। आपने देखा होगा कि कोई मेटल है या अलॉय है, उसको बार बार आप बेंड करें एक ही जगह पर, उसको बेंड करें, फिर सीधा करें, फिर बेंड करें, तो वो थोड़ी देर बाद वो टूट जाती है दो पीसेस में। उसमें यही होता है कि जब आप बेंड कर रहे होते हैं तो उसमें डिसलोकेशन इंक्रीज़ होती है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर वो बेंड हो रही है, और स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, लेकिन साथ साथ वो डक्टाइल से ब्रिटल की तरफ जा रही है, और किसी एक पॉइंट पे जाके फिर वो दो पीसेस में ब्रेक हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जनरल कौन से वेज हैं जिनसे हम मटेरियल के ऊपर कोल्ड वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं, लेकिन उसमें कुछ यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जिसमें एक है रोलिंग में ये होता है कि ये दो हैवी सिलेंडर्स हैं, इनके बीच में ये मेटल को रोल करते हैं। इसमें मेटल सच दैट कि इसकी ये विड्थ सेम रहे, और इधर ये थिकनेस ज़्यादा है, इस जगह पर थिकनेस ज़्यादा है, और रोलिंग के बाद क्या होगा, ये थिकनेस कम हो जाएगी। मीन कि आपने मटेरियल के ऊपर वर्क किया, कोल्ड वर्क किया, रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको प्रेस किया, तो उससे क्या होगा कि अंदर डिसलोकेशंस इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो डिसलोकेशन इंक्रीज हो जाएंगी तो ये जो रोलिंग के बाद ये जो शीट बनेगी इसकी स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा हो जाएगी। सो हमारे पास इसमें दो एडवांटेज हो गए कि आपको एक डिज़ायर शेप भी मिल रही है, मीन कि आप जो शीट्स बनाना चाह रहे हैं वो भी बन रही हैं, और
साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, दूसरा फिनोमेना होता है कोल्ड वर्किंग का, ये जो फिगर बी में है, इसको फोर्जिंग कहते हैं। फोर्जिंग में एक ये होता है कि अगर ये आपने जो भी अलॉय है इसको यहाँ रखा और इसको ऊपर से प्रेस किया, तो जितना जो जहाँ तक प्रेस करेंगे उसका शेप का ये वो उसकी शेप बन जाएगी। और दूसरा तरीका इसका ये भी होता है कि इसमें एक डाई बनाएं, मतलब जिस शेप की आपने अलॉय या मेटल बनानी है उसकी एक डाई बनाएं, डाई के अंदर वो अलॉय रख दें, मेटल यूजली मेटल होती हैं इसमें रख दें, ठीक है। ये पहले बस जनरल एक शेप की मेटल थी, और जब इसको अपर डाई को इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये जो ग्रे कलर की आपको नज़र आ रही है इस शेप की ये मेटल बन जाएगी, क्योंकि ये डाई ऐसे कटी हुई थी अंदर। तो उसके बाद इसको अपर डाई को रिमूव करके ये आप ये यूज़ कर सकते हैं बाद में। तो इससे हमें इस प्रॉपर शेप की हमें ये मिल गया। कोई भी ये किसी मशीन में ये बॉडी पार्ट हमें इस शेप का चाहिए था तो हमें ये मिल गया, और साथ इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में ये करते हैं कि इसमें एक ये फ्रेम है, ये काफ़ी हार्ड मटेरियल का है, और उसमें यहाँ पर एक होल है, और एक सर्कुलर होल है, सर्कल है एक, ठीक है। और इस तरफ ये वो मेटल जो है वो आपने यहाँ रखी, ये जो ग्रे कलर में नज़र आ रही है, और इसको लेफ़्ट साइड से इधर से पिस्टन से पुश किया। जब पुश करेंगे तो इस होल से ये मेटल बाहर निकलेगी और एक रॉड की फॉर्म में बाहर आएगी। तो हमारे पास वो रॉड भी बन गया और साथ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। इसका दूसरा प्रोसेस ये भी है कि दो पिस्टन और इधर से प्रेस करें और ये यहाँ से रॉड की फॉर्म में निकले। उसके बाद है वायर ड्राइंग। वायर ड्राइंग कि जिसमें ये वायर्स बनाई जाती हैं, कि जिस तरह ये रॉड वगैरह, आप ये थिक रॉड है, इसको यहाँ डाई में से पास किया, सर्कुलर शेप है ये, और यहाँ से इसको किसी तरीके से क्लैम्प करके हमने इसको राइट साइड पे इसको फोर्स लगाई, इसको राइट साइड पे खींचा, तो इसकी डायमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा और ये वायर्स बनती जाएंगी। अब इसकी स्पीड को और इसके डायमीटर को यहाँ से इसकी डाई की डायमीटर को कंट्रोल करके इसका वायर का डायमीटर आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है पंचिंग। पंचिंग में ये होता है कि जस्ट जिस तरह स्टैंप लगाते हैं उस तरीके से ये मटेरियल के ऊपर जस्ट एक पंच कर दें उसको, मतलब ये दो डाई है, ये दो डाई और बीच में ये मटेरियल है, ठीक है। तो आप जस्ट पंच करके हटाएंगे तो वो उसके अंदर वो शेप उसके अंदर बन जाएगी जिस तरह स्टैंप होती है, या जिस तरह आपने देखा डिग्रीज वगैरह के ऊपर उभरी हुई जो स्टैंप होती है उस तरह का ये फिनोमेनन। तो ये जितने प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस इन सब में क्या हो रहा है कि आप कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं, उससे आपको डिज़ायर शेप भी मिल रही है और साथ साथ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ये तो हमने थोड़ा सा देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम स्ट्रेन हार्डनिंग करते हैं या कोल्ड वर्किंग करते हैं तो उसमें मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, दैट इज स्ट्रेन हार्डनिंग मैकेनिज्म। डिस्लोकेशन में हमने पढ़ा था कि ये एक एज डिस्लोकेशन है, मतलब ये जो अंदर की तरफ ये जा रही है, ये पूरी लाइन अंदर की तरफ जो टनल है ये एज डिस्लोकेशन है। इस एज डिस्लोकेशन को यहाँ पर हमने इस फिगर में शो कर लिया, ये इस एज डिस्लोकेशन को यहाँ पर शो कर लिया, ठीक है। इसमें ये इसके एंड्स हैं, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, ठीक है। और ये डिस्लोकेशन, अब जब हम अभी हम देखते हैं कि जब हम मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिससे हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेन हार्डनिंग ये होता है कि फोर्स लगाने से मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ डिस्लोकेशंस इंक्रीज हो जाती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डिस्लोकेशन किस तरह इंक्रीज होती हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं फ्रैंक डेड सोर्स, फ्रैंक डेड सोर्स। अब इसमें ये होता है कि जिस तरह ये एक डिस्लोकेशन थी, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी, जब हम इसके ऊपर कोल्ड वर्किंग करेंगे, मीन हम इस पर फोर्स लगाएंगे, लेट्स कि अगर इसके ऊपर इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ये डिस्लोकेशन थोड़ी बेंड हो जाएगी, मतलब ये पहले स्ट्रेट थी तो ये थोड़ी सी इस तरह बेंड हो जाएगी, ठीक है। जब और ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ये ज़्यादा बेंड हो जाएगी, और जब और ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे तो ये लाइक और ज़्यादा बेंड हो जाएगी इस तरह, ठीक है। और फर्दर स्ट्रेस लगाने से फर्दर बेंड हो जाएगी, इस तरह ये सी फिगर सी में नज़र आ रहा है, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेस इंक्रीज़ कर दें तो ये और ज़्यादा एक्सपेंड होगी, लाइक कि ये ऐसे हो जाएगी इस तरह, ठीक है। और ये इस तरह, अब ये हुआ कि इसके ये दोनों यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो और ज़्यादा स्ट्रेस लगाने से ये दोनों जब मीट कर रहे हैं तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला ये मिल के एक बन जाएगी, ये सारा मिल के एक हो जाएगा, और जो निचले वाला है ये पूरा एक अलग से बन जाएगा, ठीक है, जो कि इस फिगर में नज़र आ रहा है यहाँ, ठीक हो गया।
कि ये जो अंदर वाले थे, ये जो यहाँ मीट कर गई थी, तो जिसकी ऊपर वाली साइड है ये मिल के स्ट्रेट एक डिसलोकेशन बन गई, ये एक डिसलोकेशन बन गई, और जो बाहर वाली पूरी एक डिसलोकेशन लूप बन गया ये। तो यहाँ पर ए से डी हमने देखा जैसे जैसे हम स्ट्रेस इसके ऊपर लगाते जा रहे थे, इसमें नंबर ऑफ डिसलोकेशन किस तरह इंक्रीज हुई कि ओरिजिनल डिसलोकेशन जो थी ये वाली, ये अपनी जगह पर वैसे ही बन गई दोबारा, और बाहर एक एक्स्ट्रा डिसलोकेशन लूप बन गया। अब जब इसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो ये जो स्टेप्स थे ए टू सी और कैसे ए टू डी स्टेप्स, ये सारे अंदर वाली इसके लिए दोबारा होंगे। ठीक है, इसको मतलब ये दोबारा होंगे तो ये एक लूप बन जाए, और वो लूप बाहर वाले लूप को स्ट्रेच करेगा, तो जो बाहर वाला लूप है वो थोड़ा उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा और अंदर वाला एक नया लूप बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में ये सारे स्टेप रिपीट होंगे, तो यही होगा कि ये इससे एक और लूप बनेगा, उससे बाहर वाला लूप इंक्रीज होगा, और ये जो बाहर ये ग्रीन वाला था ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह ये नंबर ऑफ डिसलोकेशंस लूप की फॉर्म में इंक्रीज होती रहती हैं। जैसा कि ये इस फिगर में नज़र आ रहा है, फिगर ई में, ये एक ओरिजिनल सैंपल है, एक इमेज है किसी एक मटेरियल का, रियल इमेज है। उसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो ब्लैक वाली है ये डिसलोकेशन ओरिजिनल थी, ये वाली, ये जो फिगर ए में नज़र आ रही है, ये फिगर ए में ये वाली ये ओरिजिनल डिसलोकेशन थी। ठीक है, और फिर बाद में जैसा आपको नज़र आ रहा है कि देखिए ये इस तरह डिसलोकेशन ऐसे, ये जब हमने आखिर में इसको रोका तो ये शेप बनी हुई थी, ये वाली जो थोड़ी बहुत हमें यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, और उससे पहले जो लूप थे वो बन चुके थे इस तरह, ये मीन कि ये जो पहले वाला लूप होगा, ये वाला लूप होगा पहले वाला, ये एक्सपेंड होके यहाँ तक इतना बड़ा हो गया। ठीक है, फिर उसके अंदर वाला ये वाला, ठीक है, फिर उसके अंदर वाला, और फिर ये वाला। तो इस तरह ये नंबर ऑफ डिसलोकेशन इंक्रीज होती हैं जब आप मटेरियल के ऊपर कोल्ड वर्किंग करते हैं। और ये जो कोल्ड वर्किंग या स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमेना है, ये सिर्फ मेटल्स के लिए होता है, सिरामिक्स में और पॉलीमर्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक हो गया, तो अभी हमने देखा कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है, और फिर इसके डिफरेंट हमने केसेस देख लिए, और फिर हमने स्ट्रेन हार्डनिंग मैकेनिज्म देख लिया। अच्छा, तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमेना सिर्फ मेटल्स और अलॉयज़ में होता है, क्योंकि इसमें मेटल्स और अलॉयज़ में डिसलोकेशंस एक तो ज़्यादा होती हैं और वो मूवेबल होती हैं। ये अगर हम सिरामिक्स की बात करें तो सिरामिक मटेरियल में नंबर ऑफ़ डिसलोकेशंस ऑलरेडी बहुत कम होती हैं, एक। दूसरा ये है कि वो मूवेबल नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जब वो अगर वो मूवेबल होती तो चले हम उनके ऊपर स्ट्रेन हार्डनिंग करके उनकी डिसलोकेशन को रोक के उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते, लेकिन वो ऑलरेडी मूवेबल नहीं है, ऑलरेडी वो पिन्ड होती हैं, इसलिए वो सिरामिक मटेरियल ऑलरेडी ब्रिटल होती हैं। तो इट मीन्स कि हम स्ट्रेन हार्डनिंग के ज़रिए सिरामिक मटेरियल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं कर सकते, या अगर कर सकते हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। जिस तरह ये सिरामिक मटेरियल्स होते हैं ना, बर्तन वगैरह हो गए, गिलास हो गया, तो उस पर अगर आप वर्क करेंगे तो वो टूट जाएगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो इसलिए स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमेना सिरामिक मटेरियल्स में इतना यूज़फुल नहीं है, बहुत कम, बहुत रेयर फिनोमेना हो सकते हैं। उसके बाद तीसरी एग्जांपल है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में भी स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमेना नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीमर्स में तो डिसलोकेशंस होती ही नहीं, उनका तो टोटली स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जिस तरह ये पॉलीमर्स में क्या होता है, जो फिगर में नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर की, इसमें पॉलीमर्स में लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें कोई इस तरह रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। तो इसमें ये पॉलीमर चेन होती हैं, लॉन्ग चेन। जिस तरह ये एक पॉलीमर मटेरियल है, फिगर ए में जो नज़र आ रहा है ये पॉलीमर मटेरियल है, और इसको हम देखते हैं कि जब इसके ऊपर हम इस तरह स्ट्रेच लगा रहे हैं लेफ़्ट और राइट, कि इसको इधर से इस तरफ, ठीक है, और इस तरह हम स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, जब स्ट्रेच करेंगे तो इधर से ये एलोंगेट होगा, जैसे ये आफ्टर सम टाइम ये इस तरह बन जाएगा जिस तरह ये नज़र आ रहा है, और ज़्यादा स्ट्रेच लगाएंगे तो ये और ज़्यादा एलोंगेट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब देखते हैं कि इसमें बेसिकली अंदर क्या होंगे। अंदर इसमें ये लॉन्ग चेन इस तरह मॉलिक्यूल्स होंगे, इस तरह ये रैंडमली इस तरह, जिस तरह ये इसको मैग्नीफाई करके ये फिगर में दिखाया गया है, ये जो छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिकली लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस लगेंगे, इसका मतलब है कि इस पे इधर स्ट्रेस लगेगी और इस पे इधर स्ट्रेस लगेगी, तो ये जो लॉन्ग चेन्स हैं ये अलाइन हो जाएंगी इस तरफ, लेफ़्ट राइट, मीन के हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाएंगी, जैसे ये फिगर में नज़र आ रहा है। मीन कि जैसे ही इसकी लेंथ यहाँ से इंक्रीज़ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनेगी, तो उसमें ये पॉलीमर चेन जो है वो इस तरह हो जाएंगी, ये अलाइन हो जाएंगी इस तरह एक लाइन में।
अब जब अलाइन हो जाती हैं तो जब इस पर और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो अब तो इनकी और ज़्यादा अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। इसको मतलब है कि इस स्टेप से इस स्टेप तक आएंगे तो ये इसकी एलोंगेशन ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा एलोंगेट हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ से आगे जाएंगे तो फिर इनकी एलोंगेशन रुक जाएगी, मतलब आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इनको स्ट्रेच करने के लिए, इसकी लेंथ इधर इंक्रीज़ करने के लिए। इसको मतलब है कि अब इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है इस डायरेक्शन में, ये जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो पॉलीमर्स में थोड़ा इस तरह का फिनोमेना होता है लॉन्ग चेन के साथ। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम जो कोल्ड वर्क को हम मेजर किस तरह कर सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर हमने कितना वोल्ट कोल्ड वर्क किया, मतलब एक के ऊपर ज़्यादा किया दूसरे के ऊपर कम किया, तो उसको हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे या मेजर किस तरह करेंगे। ठीक है, मतलब हम देखना चाहते हैं कि जो हमने स्ट्रेन हार्डनिंग की है, स्ट्रेन हार्डनिंग कम या ज़्यादा किया है तो उसको मेजर कैसे करेंगे। स्ट्रेन हार्डनिंग को मेजर करते हैं बाय परसेंट कोल्ड वर्क। ठीक है, परसेंट कोल्ड वर्क से मेजर करते हैं। परसेंट कोल्ड वर्क क्या होता है कि उसको हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एरिया की फॉर्म में और थिकनेस की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये देखिए कि ये हमारे पास जो हमने पहले एग्जाम्पल देखी थी, ये रॉड है हमारे पास। ठीक है, ये रॉड है और इसका इधर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इधर, ठीक है, उसको मैं क्या नाम दे दूँ, ए नॉट, मतलब इनिशियल एरिया ए नॉट। ठीक है, और जब हमने इसके ऊपर कोल्ड वर्क किया, स्ट्रेन हार्डनिंग किया इसको, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा यहाँ इस तरह ये। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए एफ। ठीक है, ए नॉट एंड ए एफ फाइनल एरिया। ठीक है, अब देखिए जितना ज़्यादा कोल्ड वर्क होगा इसके ऊपर उतना जो फाइनल एरिया कम होता जाएगा, और इसका मतलब है कि उतना रिडक्शन इन एरिया भी ज़्यादा होगा, कि एरिया ज़्यादा, चेंज इन एरिया ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेन हार्डनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा कोल्ड वर्किंग करेंगे, उतना चेंज इन एरिया ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो चेंज इन एरिया हो रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, वहाँ से हम कोल्ड वर्क निकाल सकते हैं। तो वहाँ से हम किस तरह निकाल सकते हैं कि आप चेंज इन एरिया ए नॉट माइनस ए एफ, मीनिंग कि ये इनिशियल एरिया था, ये फाइनल था, ओवर इनिशियल एरिया ए नॉट, ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन चेंज इन एरिया इंटू 100, तो ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा परसेंटेज चेंज इन एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतना मटेरियल के ऊपर कोल्ड वर्क ज़्यादा होगा और उतना स्ट्रेन हार्डनिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि फिर हम परसेंट कोल्ड वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया इंटू 100%। इसी तरीके से दूसरा केस अगर मैं ले लूँ, ये शीट वाला केस, कि शीट के केस में इसकी ये जो यहाँ पर पहले ये थिकनेस ये थी, ठीक है, पहले थिकनेस ये थी, इसको हम नाम दे दें टी नॉट, इनिशियल थिकनेस। ठीक है, और इसकी फाइनल थिकनेस ये होगी, ये वाली थिकनेस रिड्यूस होगी। ठीक है, और इस थिकनेस को, ये वाली थिकनेस ना कम होगी थिकनेस, इस थिकनेस को हम नाम दे देते हैं टी एफ फाइनल थिकनेस। ठीक है, सो जितना ज़्यादा कोल्ड वर्क करेंगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रेन हार्डनिंग करेंगे, उतनी थिकनेस ज़्यादा कम होगी। सो इसमें भी वही कर सकते हैं कि चेंज इन थिकनेस टी नॉट माइनस टी एफ ओवर ओरिजिनल थिकनेस इंटू 100%, या जाएगी परसेंटेज रिडक्शन इन थिकनेस। तो परसेंटेज रिडक्शन इन थिकनेस से या परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया से आप परसेंट कोल्ड वर्क निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेन हार्डनिंग को हम परसेंट कोल्ड वर्क से डिफाइन करते हैं कि आप उस मटेरियल के ऊपर निकालें आपने कितना कोल्ड वर्क किया। ठीक है, वो आप इस इनफॉर्म रिलेशन से ना, इन रिलेशन से आप निकालें आपने कितने परसेंट कोल्ड वर्क किया, इसको यूज़ करते हुए या इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, और फिर उससे हम आगे देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम कोल्ड वर्क कर रहे हैं उससे प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसको थोड़ा सा हम इस ग्राफ में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जिस तरह ये मेरे पास एक, लेट्स सपोज कर लेंगे, ये कॉपर की एक कॉपर है, प्योर कॉपर है, और उस पर ये परसेंटेज कोल्ड वर्क 0%, मतलब अभी हमने कोई कोल्ड वर्क नहीं किया। फिर 10% वो यहाँ से आया ना, इस पर अगर सपोज कर लें वायर थी तो यहाँ से हमारे पास आया इसका कि ए नॉट माइनस ए एफ ओवर ए नॉट इंटू 10, ये क्या आंसर आ गया, 10 आ गया, 10%। फिर 20%, 30%, मीन कि जितना कोल्ड वर्क ज़्यादा कर रहे हैं ये फाइनल एरिया कम होता जा रहा है। ठीक है, उससे ये आंसर बढ़ता जाएगा, उतना ये परसेंटेज कोल्ड वर्क इंक्रीज़ होता जा रहा है अप टू 90% तक। 100% तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो बिल्कुल ये 100% तब होगा जब ये एरिया 0 हो जाए। तो अप टू 90% तक हम देख रहे हैं कि हमने एक वायर ली, उस पर पहले हमने सपोज कर लें 10% किया,
फिर उसके उसी वायर का दूसरा पीस लिया, उस पर 20%, फिर 30%, फिर इस तरह डिफरेंट वायर्स के ऊपर हमने एक ही मटेरियल की है, कॉपर की वायर है, सेम वायर के डिफरेंट पीसेस पे हमने कोल्ड वर्क हम ज़्यादा करते गए, और उसके साथ साथ हमने हर कोल्ड वर्क के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टीज़ मेजर की। तो उससे हम ये देखते हैं कि जब ये ओरिजिनल थी 0%, तो उसकी जो ये मैरून कलर में ये यील्ड स्ट्रेंथ है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी अबाउट 20,000 और टेंसाइल स्ट्रेंथ अबाउट 45,000। ठीक है, ये जब हमने कोई इसके ऊपर वर्क नहीं किया, और इसकी परसेंटेज एलोंगेशन थी 30,000, सॉरी परसेंटेज एलोंगेशन 30,000 नहीं है, सॉरी ये इस तरफ है, ये 30%, 31%, ये इस राइट साइड पे परसेंटेज एलोंगेशन। ये तो परसेंटेज एलोंगेशन क्या होती है? ये बेसिकली ये होती है कि जब इसके ऊपर वर्क करेंगे तो उसमें जो भी चेंज आ रही है, अगर आप लेंथ की बात करें तो हम कहते हैं कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इनटू 100%, ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज एलोंगेशन मीन चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब है जो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रही है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इनटू 100%। तो इसका मतलब है कि जितनी परसेंटेज एलोंगेशन ज़्यादा होगी उतना उसमें चेंज इन लेंथ ज़्यादा आ रही है, उतना वो मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल होगा, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं कि उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। और जितना परसेंटेज एलोंगेशन कम होती जाती है किसी मटेरियल में, उतनी उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है और उतना वो ब्रिटल होता जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटल मटेरियल होते हैं ना, गिलास वगैरह, या तो उनको देखें आप फोर्स लगाएं तो उनमें इतनी चेंज नहीं आती परमानेंट डिफॉर्मेशन की उनकी, क्योंकि वो ब्रिटल है, उनमें परसेंटेज एलोंगेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसके कंपैरेटिवली अगर आप मेटल्स ले लें तो मेटल के जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगी या चेंज इन साइज़ ज़्यादा होगा उसके अंदर, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगी, तो उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो डक्टिलिटी को हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम परसेंटेज एलोंगेशन, मोर द परसेंटेज एलोंगेशन मोर द डक्टिलिटी एंड लेस द ब्रिटल। ठीक है, जितनी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है उतना मटेरियल ब्रिटलनेस कम होती है। तो हम शुरू में देखें इसमें 30% है डक्टिलिटी, तो जब कोई वर्क नहीं किया। अब जब सपोज कर लें मैंने 20% इसके ऊपर कोल्ड वर्क किया, ये 20%, उससे ये हुआ कि इसकी ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, ये 45 से इंक्रीज़ हो गया, ऑलमोस्ट 60 के क्लोज चली गई। यील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई यहाँ तक, ठीक हो गया, 20 से 45 तक चली गई। और परसेंटेज एलोंगेशन कम होगी, मीन डक्टिलिटी कम होगी, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोल्ड वर्क करने से डक्टिलिटी कम होती है, मटेरियल ब्रिटल बनता जाता है। फिर 30% कोल्ड वर्क करें, 40% करें, तो उसमें देखें ये और ज़्यादा, ये दोनों इंक्रीज़ हो रही है, परसेंटेज एलोंगेशन डिक्रीज़ हो रही है, और अप टू ऑलमोस्ट 90%। तो 90% पे अगर आप देखें यहाँ पर, तो उस केस में ये देखें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए। ये ब्रिटल मटेरियल में होता है कि उनमें यील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती, उनमें डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए। मीन कि यहाँ पर मटेरियल ऑलमोस्ट जो है ये ब्रिटल बन गया है, कि इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, और इसकी जो परसेंटेज एलोंगेशन है वो बहुत कम होगी। इसको ये भी बता रहा है कि वो ब्रिटल हो गए। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि कोल्ड वर्क करने से यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ डिसलोकेशन इंक्रीज़ हो रही है, और परसेंटेज एलोंगेशन डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि डक्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक हो गया, ये हमारा हमने देखा कि जो कोल्ड वर्क करने से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास एक यही कॉपर की वायर थी जो हमने यहाँ डिस्कस की, इस कॉपर वायर के ऊपर अगर मैं कॉपर वायर पे इस पर मैं कोल्ड वर्किंग करूँ एक, और उसी वायर को स्ट्रेंथ कोल्ड वर्किंग में क्यों करूँ? ताकि इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाए, और उसी वायर के अंदर मैं कोई और एलिमेंट ऐड करके, सपोज कर लें इसके अंदर मैं जिंक ऐड करूं और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करूं, क्योंकि जब हम उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं किसी भी प्योर मेटल में, इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से ये होगा कि वो डिसलोकेशंस की मूवमेंट रुक जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इम्प्योरिटीज़ डिसलोकेशन की मूवमेंट को रोकेंगी। तो जितनी ज़्यादा आप इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं उतनी डिसलोकेशंस की मूवमेंट रुकती जाती है अप टू अ लिमिट, और उतनी मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। इस फिनोमेना को अलॉइंग कहते हैं। बेसिकली जो हम अलॉय बनाते हैं ना, अलॉय में यही हो रहा है
कि अगर प्योर एक मेटल है उसके अंदर दूसरा एलिमेंट की डोपिंग करते हैं, डोपिंग तो नहीं कहना चाहिए, उसमें दूसरी इम्प्योरिटी आइटम डालते हैं, तो वो जो इम्प्योरिटी आइटम होगा वो उस डिस्ट्रीब्यूशन को रोकेगा और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए जो अलॉय जो होती है ना, वो स्टील है, जिस तरह आयरन की अलॉय स्टील है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन। या गोल्ड है, गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें हम और इम्प्योरिटी आइटम्स डालते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। प्योर गोल्ड जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, मीन कि वो अगर हाथ से भी इसको प्रेस करेंगे तो वो बेंड हो जाएगा, इसलिए उसकी ज्वेलरी वगैरह नहीं बन सकती। इसलिए उसमें और एलिमेंट की डालते हैं, इम्प्योरिटीज़ डालते हैं, उसकी अलॉयज बनाते हैं और ताकि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाए। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम मेरे पास एक कॉपर है और उसको मैं स्टेन हार्डनिंग से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करूँ या उसकी मैं अलॉय बना के इंक्रीज़ करूँ, तो दोनों केसेस में प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अगर ये कॉपर है और इसकी मैंने वायर बनानी है, कॉपर वायर बनानी है, तो फिर देखते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इसको। अगर इसको एज ए कॉपर वायर इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉपर वायर बना रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए इसको यूज़ करने हैं। तो पहले देखें कि परसेंटेज कोल्ड वर्क ये कि अब देखिए 0% कोल्ड वर्क जब हमने कोई नहीं किया, ये हम पहले देख चुके हैं कि उसकी जितना कोल्ड वर्क करेंगे ये स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। और जब हम कोल्ड वर्क करते हैं तो मटेरियल के अंदर थोड़े वो एटम्स डिसलोकेशन बढ़ती हैं और एटम्स अपनी जगह से स्लाइडली डिस्प्लेस हो जाते हैं, उस वजह से थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थोड़ी सी जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये थोड़ी सी जितना ज़्यादा कोल्ड वर्क कर रहे हैं ये इंक्रीज़ हुई है, लेकिन बहुत कम इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, ये 60 से कम होकर अबाउट 57 या 58 तक माइनर चेंज आई है। अच्छा, अब इसी की अगर मैं अलॉय बनाऊँ, ठीक है, अच्छा जब हम अलॉय बनाने के लिए इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने इसमें जिंक ऐड किया, इसमें एक्स एक्सिस में ये जो हमें शो हो रहा है वेट % ऑफ जिंक, कि आप कितना जिंक ऐड कर रहे हैं, कि 20% जिंक ऐड किया कॉपर के अंदर, मीन 20% जिंक 80% कॉपर, फिर 40% जिंक 60% कॉपर, फिर 60% जिंक एंड सो ऑन। तो उससे क्या होगा कि इसके अलॉय बनाने से ना इसकी यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, लेकिन आप इसको अगर कंपेयर करें तो ये 10,000 से अबाउट 18,000 तक गई है, जबकि यही जब हमने परसेंटेज कोल्ड वर्क किया था तो वो 10,000 से इंक्रीज़ होके तो वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, 50,000 से भी ऊपर चली गई थी। इसका मतलब है कि इसमें इस केस में स्ट्रेन हार्डनिंग में स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, यील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिस पे मटेरियल परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि इस केस में ये इसी पे मैक्सिमम जो है वो इसी पे ना 18,000 पे डिफॉर्म हो जाएगा, जबकि इसमें इसको डिफॉर्म करने के लिए अगर आपने 60% वर्क किया हुआ है तो आपको तकरीबन 50,000 से ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इस केस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत बुरी तरीके से ड्रॉप हुई है, कि जैसे सब आपने 20% ऐड किया ना, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें पहले ये इतनी थी, अबाउट ये 58 के करीब थी, ये 57, 20% इसमें जिंक ऐड करने से ये ड्रॉप होके ये अबाउट 25 पे आ गई। ठीक है, देखिए कितनी इंक्रीज़ हुई यहाँ से, सॉरी डिक्रीज़ हुई यहाँ से। अब और ज़्यादा 40% पे करेंगे तो और ज़्यादा होगी, 60% पे और ज़्यादा होगी। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, और जबकि यील्ड स्ट्रेंथ इतनी इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ना मटेरियल को प्योर होना चाहिए। जितना मटेरियल प्योर होता है उतनी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अच्छी होती है। तो इसमें तो हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं, जिंक ऐड कर रहे हैं, तो जितना प्योर कॉपर में जिंक ज़्यादा ऐड करते जाएंगे उतनी कंडक्टिविटी ड्रॉप होती जाएगी। इसका मतलब है कि अगर इसको हमने इसकी वायर्स बनानी है, कॉपर वायर्स बनानी है, तो हम इसको इसको अलॉइंग नहीं करेंगे, जबकि इसको क्या करेंगे, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग से इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉपर सॉफ्ट होता है ना, तो हमने अगर इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है और इसकी वायर्स बनानी है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, तो हम अलॉय का मेथड यूज़ नहीं करेंगे, जबकि स्ट्रेन हार्डनिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें यील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और कंडक्टिविटी भी इतनी डिक्रीज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अनीलिंग का फिनोमेना क्या होता है।